कांग्रेस पार्टी ने युवा नेता कन्हैया कुमार को दिल्ली की उत्तर पूर्वी सीट से चुनावी मैदान में उतारा है, जहां उनके सामने मनोज तिवारी की चुनौती है। लेकिन उसके सामने, कन्हैया के सामने चुनौती हो गई है कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की, जो नाराज हैं कन्हैया के मैदान में उतरने से, कन्हैया की उम्मीदवारी से। कन्हैया कुमार खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं। मनोज तिवारी से आप लड़ेंगे बाद में, पहले तो आपकी लड़ाई आपकी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से हो रही है, वो नाराज हैं, विरोध प्रदर्शन भी हुआ है आपके और उदित राज के खिलाफ, और बैठक में आपसे बदसलूकी भी हुई है। कितनी बड़ी चुनौती है ये, और कैसे आप इससे आप लड़ेंगे? देखिए, सबसे पहली बात तो ये लड़ाई दो व्यक्तियों के बीच नहीं है, दो विचारों के बीच में है। क्योंकि विचार की विरासत होती है, व्यभिचार का कोई विरासत नहीं होता है। तो हमको लगता है कि राजनीति में जिस तरह से व्यक्तिवाद बढ़ा है, यह एक तरह का व्यभिचार है। तो मैं नहीं मानता हूँ कि ये दो व्यक्तियों की लड़ाई है, दो सोच की और दो प्रकार के मुद्दों की। उनके पास क्या मुद्दा है, 10 साल में उन्होंने नॉर्थ ईस्ट की जनता के लिए क्या किया है, और हमारे पास क्या मुद्दा है, और हम आने वाले 5 साल में नॉर्थ ईस्ट की जनता के लिए क्या करेंगे, ये इसके बीच में संघर्ष है। दूसरी बात, आपने कहा कि पार्टी ने आपको कैंडिडेट बनाया है। पार्टी कैंडिडेट बना दिया, जिसको कैंडिडेट बना दिया, जिसको सिंबल मिल जाएगा, वो जो है पार्टी का प्रत्याशी होता है। जहाँ तक नाराज़गी की बात है, मुझे इसकी कोई सूचना नहीं है। मुझसे आकर के किसी व्यक्ति ने जो है कोई नाराज़गी व्यक्त नहीं की है। अगर कोई नाराज़ हुआ होगा तो स्वाभाविक रूप से जो फोरम है, जो पार्टी के अंदर लोग हैं, जो लीडरशिप हैं, जो इंचार्ज हैं, जो प्रेसिडेंट हैं, उनके सामने हो सकता है कि उन्होंने किया हो। मेरे सामने किसी ने नाराज़गी व्यक्त नहीं की। और जो आप हमारे दूसरे प्रत्याशी के बारे में भी बता रहे हैं कि उदित राज जी के खिलाफ भी नाराज़गी है, ये तो कहा जा रहा है कि उदित राज हो या कन्हैया कुमार हो, ये दोनों बाहरी उम्मीदवार हैं दिल्ली में कांग्रेस। अच्छा, तो आप भी बिहार से हैं ना। बिहारी लोगों को के बारे में अपने ही देश में बिहारियों को बाहरी सुनने की आदत है, अपने ही देश में। ये कोई यहाँ थोड़ी पूरे देश में कहा जाता है। तो यही तो हम बदलना चाहते हैं देश की राजनीति में। हम चाहते हैं कि, और ये बात मैंने अक्सर कही है। आपको समर्थन मिल रहा है पार्टी में तमाम नेताओं का, कार्यकर्ताओं का, खासतौर पर उत्तर पूर्वी दिल्ली सीट पर, या मिलेगा आपको भरोसा? नहीं, मिल रहा है। सारे लोग आए, सारे जो पूर्व विधायक हैं वो आए, सारे जो है पार्षद जो भी जीते हुए हैं वो आए, पूर्व पार्षद आए, सीनियर लीडर आए, एरिया के जो है इन्फ्लुएंसर लोग आए। अभी जो है हमारी एक पहले इंटरनल बैठक हुई, उसके बाद जो है कल ऑफिशियल जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ। 25 तारीख को जो है चुनाव कार्यालय का उद्घाटन है, कार्यकर्ताओं की मैं बैठक। नाम लेकर पूछता हूँ, संदीप दीक्षित, वो चांदनी चौक से भी कोशिश कर रहे थे, वो उत्तर पूर्वी दिल्ली से भी उनका नाम चल रहा था, फाइनली कहीं से भी नहीं मिला, और बताया जाता है कि वो इतने नाराज हुए कि उन्होंने बैठक में आपके साथ बदसलूकी भी कर दी। नहीं, मेरे साथ बदसलूकी क्यों करेंगे वो? मैं जो है साधारण कार्यकर्ता हूँ, मेरे साथ क्यों बदसलूकी करेंगे? जहाँ तक नाराज़गी की बात है, या तो नाराज़गी वो आपको बताएंगे, लेकिन उन्होंने मेरे साथ नहीं व्यक्त की है। अगर कुछ होगा तो हो सकता है कि लीडरशिप को उन्होंने कहा है, जिसकी मुझे जानकारी नहीं। आपका नाम जब यहाँ पर आया तो सबको काफी ये क्यूरोसिटी हुई कि क्या कन्हैया कुमार को आरजेडी ने फाइनली बिहार की पॉलिटिक्स से पैक करके दिल्ली भेज दिया है, कि बेगूसराय छोड़ के आप दिल्ली आ गए लड़ने? नहीं, देखिए, ये लोकसभा चुनाव है। लोकसभा चुनाव में कल भी मैंने पीसी में कहा था कि 547 सीटों पे चुनाव हो रहा है, और इसमें हम लोग जो है इंडिया का पार्ट है। जो इंडिया ब्लॉक है उसमें जो है आरजेडी उसका एक घटक दल है। तो आपस में कोई लड़ाई की तो बात ही नहीं है, एक ही गठबंधन के हम लोग हैं। अभी भी रांची की रैली हुई थी, वहाँ पे सारे दल के लोग थे, हमारे भी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, आरजेडी के भी लोग थे। ये जो कयास लगाई जाती है, जो कहते हैं ना राजनीतिक कयासबाजियाँ, उसमें ये सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन राजनीतिक फैसले कि कोई व्यक्ति कहाँ राजनीति करेगा, ये व्यक्तिगत नहीं होता है। आगे आप दिल्ली की राजनीति करेंगे या बिहार की राजनीति करेंगे? देश की राजनीति करेंगे ना। दिल्ली और बिहार दोनों देश में ही है, और हम जो है देश के टैक्स पेयर्स के पैसे से पढ़े हैं। देश की सर्वश्रेष्ठ यूनिवर्सिटी से हमने पीएचडी की है, डॉक्टरेट की उपाधि ली है। हालांकि मैं लिखता नहीं हूँ डॉक्टर कन्हैया कुमार, लेकिन मैं भी जो है डॉक्टरेट की उपाधि मैंने भी ली है। तो देश की राजनीति करेंगे। बिहार भी देश में ही है, दिल्ली भी देश में ही है। अब आते हैं दिल्ली में जो आपकी लड़ाई है। मनोज तिवारी, आपके नाम के ऐलान के साथ ही उन्होंने कहा, एक तो टुकड़े टुकड़े गैंग का सदस्य आपको आपके विरोधी बताते हैं, तो उन्होंने कहा कि ये 48 दिन, लगभग 50 दिनों के भ्रमण पर आए हैं कन्हैया कुमार। आप 50 दिन घूमने आए हैं उत्तर पूर्वी दिल्ली। ये मनोज तिवारी की पहली प्रतिक्रिया थी आपके ऐलान। देखिए, सबसे पहली बात तो जो है मनोज जी बड़े अच्छे कलाकार हैं। वो क्रिकेट भी खेलते थे, ये कम लोगों को पता होगा। अच्छा यॉर्कर फेंकते थे, तो बढ़िया फेंकते हैं वो। अच्छा बॉलिंग करते थे वो। रणजी भी खेले हुए हैं।
तो मैं उनको जानता हूँ बहुत दिन से। और किसी भी बिहार के व्यक्ति के लिए जो कलाकार होते हैं, जो गाते हैं, लोगों का मनोरंजन करते हैं, वो बहुत अच्छा लगता है। हम लोग मतलब गाना सुनते हैं, खुश होते हैं, शादियों में, पार्टियों में, तो वो अच्छे व्यक्ति हैं, उनसे कोई व्यक्तिगत जो है ना मतभेद नहीं है। जहाँ तक दिल्ली आने का सवाल है, तो मनोज जी जब सांसदी का चुनाव लड़ रहे थे, तो उसी क्षेत्र में जहाँ से वो सांसद हैं, हम रह करके यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे। हम नेहरू विहार रहते थे, 2009 से नेहरू विहार रह रहे थे। और उसके बाद नेहरू विहार से ही जो है मतलब नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से उसके बाद साउथ दिल्ली चले गए जब हमारा एडमिशन जेएनयू में हो गया। तो वो जब दूसरी पार्टी में थे, भाजपा में भी नहीं थे, दूसरी पार्टी से चुनाव लड़ रहे थे, तो हम तब से दिल्ली रह रहे हैं। और मैंने एक बिहारी दूसरे बिहारी को बाहरी क्यों कहेगा, इसका क्या मतलब है? मतलब वो भी उस तरह से तो जो है हम दोनों एक ही हैं। तो उनको भी जो है, एक बात बताइए कि मुजफ्फरपुर का आदमी हो कि भभुआ का आदमी हो कि दरभंगा का आदमी हो कि बेगूसराय का हो, बिहारी तो सब बिहारी है। और जो है बिहारी जब कहीं जाता है बिहार से बाहर, तो हर जगह उसको बाहरी कहा जाता है, चाहे वो दिल्ली हो कि मुंबई वो हो। आपको बाहरी नहीं कह रहे, वो कह रहे हैं कि आप बस घूमने आए हैं 50 दिन और उसके बाद फिर आप चले जाएंगे। अच्छा, तो वो खुद नहीं घूम रहे हैं वहाँ। मैं तो लोगों से बात किया, लोग बोला कि आते ही नहीं है, तो वो खुद जहाँ। लेकिन कैसे लड़ेंगे आप कन्हैया मनोज तिवारी से? ठीक है, 2 बार के वो एमपी हैं, इतने बड़े सुपरस्टार भोजपुरी सिनेमा के हैं और एक जाना माना चेहरा है अब सियासत में, बीजेपी के एक बड़े चेहरे हैं। कैसे आप उनसे टक्कर लेंगे? कैसे उनको आप तीसरी बार जीतने से रोकेंगे? वो जनता रोकेगी ना सर। वहाँ जो 24 लाख वोटर हैं, वो उसका फैसला करेंगे कि उनके बिहाफ पे पार्लियामेंट में कौन जाएगा। मनोज तिवारी को ही अगर वो भेजना चाहते हैं तो वो जाएंगे। अगर उनको लगता है कि नहीं, ये आदमी तो जो है यहाँ आते ही नहीं है, काम ही नहीं करते हैं, मिलते ही नहीं है, ज़्यादातर वक्त जो है वो तो टीवी में ही दिखाई देते हैं, और जो है कभी कभी वीडियो में जो है अमित शाह जी को पानी पिलाते हुए नजर आते हैं, तो वो तो वहाँ तो नहीं है ना। वहाँ के लोगों को के पानी की व्यवस्था करना, वहाँ के लोगों के लिए अस्पताल की व्यवस्था करना, सड़कों की व्यवस्था करना, ट्रैफिक की व्यवस्था को दुरुस्त करना, वहाँ शांति कायम रखना, तमाम जो अलग अलग, क्योंकि सिर्फ बिहार के लोग तो वहाँ रहते नहीं हैं, वहाँ तो हर समाज के लोग हैं, हर क्षेत्र के लोग हैं, बिहार के भी हैं, बंगाल के भी हैं, उत्तर प्रदेश। सबसे बड़ा मुद्दा क्या है उत्तर पूर्वी दिल्ली का कन्हैया कुमार के लिहाज से? देखिए, अभी एक तो मेरा खुद वहाँ रहने का एक्सपीरियंस है, तो आप सब जानते हैं कि यमुना पार इज अ थिंग, ये सबको मालूम है, ठीक है। क्या मुद्दा है, आप क्या करेंगे? हमारे ख्याल से वहाँ जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो एक बड़ा सवाल है। चाहे आप ट्रैफिक की बात करें, चाहे ट्रांसपोर्टेशन की बात करें, कम्युनिकेशन की बात करें, सड़कों की बात करें, ये वहाँ एक अभी जो मुद्दा मुझे लोगों ने बताया है, जितने लोगों कह रहे हैं यमुना पार का इलाका विकास में पिछड़ा हुआ है। नहीं, हम ये कह रहे हैं कि जिस तरह से दिल्ली के बाकी क्षेत्रों का विकास हो रहा है, उस रफ्तार से जो है उत्तर पूर्वी ये पूछा जाएगा कि इसके लिए जिम्मेदारी तो फिर इंडिया गठबंधन की है। 15 साल दिल्ली में कांग्रेस की सरकार रही, लगभग 10 सालों से आम आदमी पार्टी की सरकार है, तो इंडिया गठबंधन की सरकार है दिल्ली में, फिर इलाका पिछड़ा है, तो लोग आपको वोट क्यों दें? तो फिर 14,000 करोड़ जो है मनोज तिवारी कहाँ खर्च कर रहे हैं अपने पोस्टर पे, ये भी पूछा जाएगा ना। वो जो कह रहे हैं कि 14,000 करोड़ हमने खर्च किया, फिर वो कहाँ खर्च किया? जब देखिए यही गेम है, अगर वहां विकास नहीं हुआ इसके लिए कांग्रेस जिम्मेवार है, ठीक है, तो वहां जो भी विकास का काम हुआ है, अब मैं आता हूँ, सिग्नेचर ब्रिज बना है, कई पुल बने हैं यमुना पे, मेट्रो बना है, वहां पे जो है अलग अलग, वो तो नई बसावट है पूरी तरह से, तो फिर वो विकास किसने किया है? मतलब गाली हमको दीजिएगा और काम का श्रेय जो है किसी और को दे दीजिए। काम पे डिबेट करिएगा आप, लेकिन जो सबसे बड़ा आप पर आरोप लगाया जाता है टुकड़े टुकड़े गैंग का, ये चुनाव पर में आपके खिलाफ ये सबसे बड़ा मुद्दा रहने वाला है, इसका आप क्या जवाब देने वाले हैं? क्योंकि जो है उनके पास कहने के लिए है नहीं कि उन्होंने देश में कितना रोजगार पैदा किया, महंगाई कितनी कम की, कितने अस्पताल खोले, कितनी यूनिवर्सिटी बनाई, कितने सड़कें बनाई, कितना लोगों का इनकम बढ़ाया, ये उनके पास कहने के लिए लोगों को डराया तो जाएगा ना कन्हैया बोल के कि ये टुकड़े टुकड़े गैंग है। टुकड़े टुकड़े गैंग क्या है ये किसी को नहीं पता है, लेकिन उसका सदस्य आपको माना जाता है और आपके खिलाफ ये चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा। देखिए, ये जो लोग डरा रहे हैं वही तो यह भी दावा कर रहे हैं ना कि चीन थर थर कांप रहा है। लाल लाल आंखें जब हम चीन को दिखा रहे हैं, यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, 10 साल से प्रधानमंत्री हैं, जयशाह के पिताजी गृह मंत्री हैं। देखिए, कभी कभी क्या होता है ना कि कीचड़ उछालने में ना लोग अपना हाथ गंदा कर लेते हैं। अगर प्रधानमंत्री मुझे कहेंगे तो लोग सोचेगा ना कि यह साधारण आदमी जिसका कोई बैकग्राउंड नहीं है, जिसका अदानी जैसा दोस्त नहीं है, ठीक है, और जो खुद कई बार जो है मुख्यमंत्री रहे, 2 बार प्रधानमंत्री हैं, वो एक आदमी ने कोई गलती की है और उस पर जो है ये कोई कार्रवाई नहीं कर पा रहे।
यह सवाल जनता के मन में आएगी। और देखिए वहाँ जो लोग, आपने गलती की है? नहीं वही मैं कह रहा हूँ, गलती हमने नहीं की है और ये बात उन्होंने भी कही है। जब पूछा गया राइट टू इन्फॉर्मेशन से कि आप टुकड़े टुकड़े गैंग बोलते हैं, तो गृह मंत्रालय ने कहा कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। पार्लियामेंट में जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन जब चुनाव आता है तो वो बोलने लगते हैं। तो ये सियर डिवाइड एंड रूल पॉलिसी है, जनता को बांटो। इसका काउंटर कैसे करेंगे? क्यों करेंगे, झूठ का क्यों काउंटर करना है सर, सच लेकर के जाइए ना। हमारे बारे में बीजेपी क्या आरोप लगाती है, इससे लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा। हमारे बारे में बीजेपी क्या गालियां बकती है, इससे लोगों की सड़कें नहीं बनेगी, इससे लोगों को जो है अस्पताल नहीं मिलेगा। तो वो झूठ बोलेंगे, अगर हम उनके झूठ पर सफाई देने लगेंगे तो ये वक्त की बर्बादी है। सिंपल एक लाइन पूछना चाहिए, जब मनोज जी कह रहे हैं कि टुकड़े टुकड़े गैंग, इसका मतलब कह रहे हैं कि जैसा कि पिताजी जो है बिना काम के हैं, कोई काम नहीं कर रहे हैं। जिनको वो नेता मानते हैं, जिनको वो यशस्वी प्रधानमंत्री कहते हैं, उनके जो है कार्य क्षमता पे वो सवाल उठा रहे हैं। 10 साल से उनकी सरकार है ना, पुलिस उनके अंडर में है, इन्वेस्टिगेशन उनके अंडर में है, और जिससे चाइना थर थर कांपता हो, उससे जो है बिहार का एक साधारण नौजवान, साधारण लड़का जिसका कुछ नहीं है, 2 चीफ मिनिस्टर को पकड़ करके जेल में डाल दिए हैं, और हमको जो है बाहर छोड़ दिए हैं कि रोज हमसे पूछो कि 15 लाख कहाँ है, 2 करोड़ नौकरी कहाँ है। इस बात में कोई सच्चाई नहीं है, और जब सच्चाई नहीं होना तो झूठ पर सफाई नहीं देनी चाहिए। ठीक है, कन्हैया, 2 सवाल आखिरी में है। जो सबसे बड़ा डिबेट का टॉपिक फिलहाल चल रहा है, प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर आरोप लगाया है कि कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो में है, हालांकि ये बात निराधार है, तथ्य नहीं है इसमें, लेकिन प्रधानमंत्री कह रहे हैं, इसलिए मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में ये लिखा है कि उसकी सरकार बनी तो वो संपत्तियों को जब्त कर लेगी, बांट देगी, और इशारा मुस्लिमों की तरफ किया प्रधानमंत्री ने कि मुस्लिमों में बांट दिया जाएगा। कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में यह वादा किया, क्या आप जवाब दें? देखिए, आपने बड़ी ईमानदारी से कह दिया कि प्रधानमंत्री जी के आरोप जो है वो निराधार है, झूठ है, ये आपने कह दिया। आपने जब ये बात कह दिया तो मैं आपसे सबसे पहले यही आग्रह करूंगा कि प्रधानमंत्री के कहे हुए झूठ को ना बार बार सवाल के तौर पे पूछ करके दोहराइए मत, क्योंकि वो बोलते ही इसलिए हैं ताकि दिन भर जो है ना एक झूठ पर चर्चा होती रहे, सच्चाई पर बात नहीं हो। सच्चाई ये है कि इस देश में ऐतिहासिक रूप से सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, और ऐसा नहीं कि पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, इंजीनियर बने हुए हैं, MBA किए हुए हैं, उनको रोजगार नहीं मिल रहा है। दिन ब दिन अगर हम मीडिया की ही बात कर लें, छटनी हो रही है, लोगों को नौकरियों से निकाला जा रहा है। पूरा का पूरा हमारे जैसे लोगों का, हमारी पीढ़ी का EMI पे चल रहा है सर, घर EMI पे है। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि कांग्रेस की नजर महिलाओं के मंगलसूत्र पे है। फिर कांग्रेस प्रधानमंत्री ये नहीं क्यों नहीं कह रहे हैं कि उनकी नजर किस पर है, किस चीज पर उनकी नजर है? वो उनकी नजर क्या इस देश की महंगाई रोकने पर है? उनकी नजर क्या इस देश की बेरोजगारी को रोकने पर है? उनकी नजर क्या इस देश के अंदर जो आर्थिक असमानता बढ़ रही है उस पर है? इस देश के लोगों की जो समस्याएं हैं उसका निराकरण करने के लिए प्रधानमंत्री जी क्या देख रहे हैं, क्या सोच रहे हैं? कांग्रेस के बारे में भला बुरा कहना ये कोई नई बात है, ये तो जो है 1925 से वो कर रहे हैं। आखिरी लास्ट खत्म करने से पहले नॉर्थ ईस्ट पे ही पूछ लेता हूं, मनोज तिवारी की कोई एक ऐसी बात जो आपको अच्छी लगती हो? आप लोगों की लड़ाई अब होने वाली है चुनावी मैदान में, लेकिन क्या मैं ये पूछना चाहता हूं कि चूंकि वो भोजपुरी सुपरस्टार है, तो क्या आपने उनकी कोई फिल्म देखी है, कोई उनका गाना अच्छा लगता है, या क्या अभिनेता के तौर पे मनोज तिवारी कन्हैया को अच्छे लगे हैं कभी किसी वक्त? अब पता नहीं वो असली है कि नकली है, मैं नहीं जानता। उनका हेयर स्टाइल बहुत अच्छा है। उनकी कोई फिल्म जो आपको अच्छी लगी हो, कोई गाना? नहीं, फिल्म तो नहीं, हम तो जो है गाना तो हम कई सारा सुनते हैं। अब गाना क्या गाएंगे सर, अब तो जो है चुनाव का वक्त है, जो है जनता के मुद्दों की बात करेंगे। बहुत सारा अच्छा गाना गाते हैं, वो अच्छे गायक हैं। ठीक है, तो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली पर मनोज तिवारी बनाम कन्हैया कुमार की लड़ाई निश्चित तौर पे दिलचस्प होने वाली है, लेकिन कन्हैया कुमार के सामने चुनौतियां कई हैं। देखना यही है कि कन्हैया कैसे इन चुनौतियों का सामना करते हैं, और क्या कन्हैया मनोज तिवारी को हैट्रिक लगाने से नॉर्थ ईस्ट दिल्ली सीट पर रोक पाते हैं। कैमरा पर्सन मनीष के साथ जैनेंद्र, ABP न्यूज, दिल्ली।